सो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन, किसी भी एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं या एक्सीडेंट्स को क्यों इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। तो कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ नॉन लीगल रिक्वायरमेंट्स भी हैं। ऑर्गेनाइजेशन की अपनी पॉलिसी होती है, क्योंकि किसी भी टाइप के एक्सीडेंट्स को इन्वेस्टिगेट करने के कुछ बेनिफिट्स होते हैं, कुछ फायदे होते हैं। उसमें से जो बड़ा फायदा होता है वो ये होता है कि उस टाइप के एक्सीडेंट के रीअकरेंस को रोका जा सके ऑर्गेनाइजेशन में, इसलिए इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। जो मेन कारण है उसका पता लगाना चाहिए और उस कारण को अपनी ऑर्गेनाइजेशन से हटा करके और उस वर्क प्लेस को एक्सीडेंट फ्री जोन बनाना चाहिए। तो इन्वेस्टिगेटिंग इंसिडेंट, किसी भी टाइप का इंसिडेंट हो। अब इंसिडेंट इसलिए कहा गया क्योंकि इंसिडेंट्स अनडिजायरेबल अनफोर्सीन इवेंट होते हैं, जिसमें डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी भी हो सकती है, इंजरी भी हो सकता है, या नियर मिस हो या डेंजरस अकरेंस हो। तो जितने भी टाइप्स के इंसिडेंट्स हों, चाहे वो नियर मिस हो, चाहे वो एक्सीडेंट इंजरी टाइप का हो, चाहे एक्सीडेंट डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी टाइप्स का हो, चाहे वो नियर मिस जैसी घटना हो, सारे के सारे इंसिडेंट्स को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। तो इसका मेन कारण होता है कि एक्सीडेंट्स को हम प्रिवेंट कर सकें, इन्वेस्टिगेट करके कारण पता करें, रीजन पता करें कि क्यों एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और फर्दर दोबारा रीअकरेंस को रोका जा सके। तो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन एक स्टेप वाइज प्रोसेस होता है। एक स्टेप्स में इस प्रोसेस को किया जाता है। लीगल रीजन की वजह से किया जाता है, फाइनेंशियल रीजन की वजह से किया जाता है, मॉरल रीजन भी इसके पीछे होते हैं। वही 3 रीजंस क्यों जो है वो वर्क प्लेस की हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करना चाहिए इफेक्टिवली। तो मॉरल रीजन होता है, लीगल रीजन होता है, फाइनेंशियल रीजन होता है। क्योंकि एज पर द लॉ कहा जाता है कि ऑल इंसिडेंट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड प्रॉपरली। अब एक्सीडेंट की जब हम लोग बात करते हैं तो पीछे के लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक्सीडेंट्स को डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा जाता है। जैसे अगर एक्सीडेंट्स की सेवरिटी की लेवल्स की बात करें, जिसमें इंजरी टाइप हुआ है, एक्सीडेंट अगर चोट लगी है, तो हम लोग उसको कहते हैं कि माइनर हुआ है, या फर्स्ट एड हुआ है, या मॉडरेट हुआ है, या बहुत ही सीवियर फर्टिलिटी हुई है। इस तरीके से हम लोग कैटेगराइज कर लेते हैं। या रिपोर्ट करने के सेंस में जब हम लोग बात करते हैं तो रिपोर्टेबल है वो या नॉन रिपोर्टेबल है। अपने अगर एज पर द इंडियन रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स एंड लॉस की बात करें तो कहा जाता है कि रिपोर्टेबल इंजरी होती है, एक नॉन रिपोर्टेबल इंजरी होती है। रिपोर्टेबल इंजरी उसको कहते हैं जिसे आपको रिपोर्ट करने की आवश्यकता है, और वो कौन सी इंजरीज होगी जिसमें कोई वर्कर 48 आवर्स तक के अपने काम पे वापस ना आ सके, फिट ना हो सके, और उसको रेस्ट लेना पड़े मोर देन 48 आवर्स, हॉस्पिटलाइज हो जाए या फर्दर ट्रीटमेंट लेकर के रेस्ट करना पड़े। तो अगर कोई भी वर्कर को किसी ऐसी चोट लगी है, कोई ऐसी इंजरी हुई है जिसमें वो मोर देन 48 आवर्स के लिए अनफिट हो जाता है वर्क से, तो उसे हम लोग रिपोर्टेबल इंजरी कहते हैं। और कुछ इंजरी ऐसी होती हैं जो कि फर्स्ट एड इंजरी है, और ट्रीटमेंट करके फर्स्ट एड दे करके उसको रिहेबिलिट कर सकते हैं, वर्क को रिज्यूम करा जा सकता है, या वो बंदा फिट हो जाता है वर्क को रिज्यूम करने के लिए, तो उसे नॉन रिपोर्टेबल इंजरी कहा जाता है। तो विद इन 48 आवर्स अगर काम पे आ गया, फिट है वो, तो नॉन रिपोर्टेबल है। अगर आफ्टर 48 आवर्स भी वो फिट नहीं है या 48 आवर्स तक के फिट नहीं है, तो कंसर्न अथॉरिटी को उसको बताना पड़ता है, फॉर्म पे प्रॉपरली उसको फिल करके और उसके रिकॉर्ड्स को देना पड़ता है। तो चाहे वो रिपोर्टेबल इंजरी हुई हो, चाहे नॉन रिपोर्टेबल इंजरी हुई हो, चाहे नियर मिस घटना घटी हो। नियर मिस घटना उसको कहते हैं जो होते होते रह जाए, उससे कोई नुकसान ना हो किसी टाइप का भी, चाहे वो इंजरी टाइप हो, चाहे वो डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी टाइप का एक्सीडेंट हो, किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं होता है। और बट उस इवेंट के अंदर पोटेंशियल और पावर थी कि नुकसान पहुंचा सकता था, बट डिड नॉट, लेकिन नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल वर्कर जा रहा है, बगल में उसके ऊपर से एक पत्थर गिर गया छोटा सा, तो वो नियर मिस की घटना होगी।
तो चाहे नियर मिस की घटना हो, चाहे रिपोर्टेबल इंजरी हो, चाहे सिकनेस हो, चाहे या नॉन रिपोर्टेबल इंजरी हो, सारे के सारे एक्सीडेंट्स या सारे के सारे इंसिडेंट को प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है, जो कि लीगल और फाइनेंशियल रीजन की वजह से। लीगल रीजन चूंकि लॉ कहता है, फाइनेंशियल रीजन ताकि हम लोग जो जिस टाइप का एक्सीडेंट अभी हुआ है उस टाइप के एक्सीडेंट्स के रीअकरेंस को हम लोग रोक सकें और फाइनेंशियल लॉसेस को कम कर सकें। तो डिफरेंट टाइप्स के एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, इंसिडेंट हो सकता है, जितने भी हैं सबको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। और इन्वेस्टिगेशंस के भी लेवल्स होते हैं कि अगर छोटा मोटा एक्सीडेंट है तो उसे नीचे के एम्प्लॉइज उसको हैंडल कर सकते हैं, सेफ्टी ऑफिसर या सुपरवाइजर के साथ में इन्वेस्टिगेट कर सकता है। जितना ही हायर लेवल सेवरिटी का कॉन्सिक्वेंसेस का एक्सीडेंट होगा उतने ही हायर अथॉरिटीज उसमें इन्वॉल्व होंगी। ठीक है। सो ऑल इंसिडेंट शुड बी प्रॉपरली रिपोर्टेड, प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट करना चाहिए, एंड ऑल इंसिडेंट शुड बी प्रॉपरली इन्वेस्टिगेटेड। अब इन्वेस्टिगेशन जो करने वाला बंदा है, जो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जा रहा है, उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या क्या रोल्स होते हैं, और इन्वेस्टिगेशन जो है वो कैसा रोल अदा करता है, किस तरीके का रोल प्ले करता है इन्वेस्टिगेशन जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसके रिगार्डिंग बताया गया कि एन इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन प्लेज द फॉलोइंग रोल्स। इन्वेस्टिगेशन क्या रोल प्ले करता है? पहली चीज तो है कि ये इन्वेस्टिगेशन जो है वो एक रिएक्टिव मॉनिटरिंग टेक्निक्स है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन को एक वैल्यूएबल डेटा प्रोवाइड करती है एनालिसिस के लिए, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस लेवल के ऊपर काम कर रही है, कितना अवेयर है, कितना अच्छा काम हो रहा है। उसकी मॉनिटरिंग के लिए ये एक रिएक्टिव मॉनिटरिंग टूल की तरह काम करता है और डेटाबेस प्रोवाइड करता है। और एक जो प्रॉपर एक्सीडेंट या इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन होता है वो हम लोगों को ये समझने में बहुत ही हेल्प करता है कि उसको रोकने के लिए, फ्यूचर में रोकने के लिए क्या करना चाहिए। जैसे रीअकरेंस को रोकने के लिए क्या हम लोगों को करना चाहिए, और उसके बाद फिर और क्या रोल प्ले करता है। जैसे कि कहा गया है इसमें कि एन इंसिडेंट वुड जनरली पॉइंट आउट टू बी अ फेल्योर इन द रिस्क असेसमेंट। एट द सेम टाइम द रिजल्ट ऑफ इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन विल टेल अस what changes need to be done in the risk assessment by means of additional or enhanced control measure। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई एक्सीडेंट होता है और उसमें रिस्क असेसमेंट में कोई फेल्योर पाया जाता है, जैसे जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो पता चला कि एक्सीडेंट का जो असेसमेंट हुआ था, रिस्क असेसमेंट, उसमें कुछ कमी थी, तो इमीडिएटली कंट्रोल मेजर में ये इन्वेस्टिगेशन हम लोगों को बताएगा कि हम लोगों को क्या अपडेट करने की आवश्यकता है, क्या चेंज करने की आवश्यकता है रिस्क असेसमेंट में, या जो कंट्रोल मेजर लगाया गया है उसमें क्या चेंज करने की आवश्यकता है। तो इसके बारे में भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है इन्वेस्टिगेशन। अगर इन्वेस्टिगेशन ना किया जाए तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि हमारा रिस्क असेसमेंट गड़बड़ हुआ है या खराब हुआ है, और जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा, और फिर रिअकरेंस होगा एक्सीडेंट्स का, दोबारा घटना घटित होगी। तो कहा एन इन्वेस्टिगेशन इंश्योर दैट द स्टाफ इज नॉट डिमोरलाइज्ड बाय द इंसिडेंट। जब एक्सीडेंट होता है तो जो स्टाफ होता है, जो एम्प्लॉइज होते हैं, वो डिमोरलाइज हो जाते हैं, उनका मोरल डाउन हो जाता है, ठीक है, उनका इंथुजियाज्म कम हो जाता है। तो इन्वेस्टिगेशन अगर होती है तो स्टाफ का जो है वो मोरल जो है वो डिमोरलाइज नहीं होता है, नीचे लेवल पे नहीं आता है। देन उसके बाद जो इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी होती हैं उनको डिसाइड करना होता है डिसिप्लिनरी मेजर्स के बारे में, कि जो वर्कर्स जो काम कर रहे हैं डिफरेंट वर्क एरिया के अंदर, या जो वर्कर्स जो इन्वॉल्व हुए हैं उस एक्सीडेंट में, तो उसके रिगार्डिंग कुछ डिसिप्लिनरी मेजर्स भी इन्वेस्टिगेशन बताता है। या ब्लेम नहीं होने देता है कि सिर्फ एक दूसरे के ऊपर ब्लेम किया जाए, बल्कि एक डिसिप्लिनरी मेजर्स बताता है। भाई वो वर्कर्स जो इन्वॉल्व हुए हैं तो उनके लिए तो कुछ अलग से बताना पड़ेगा ना, कि ये आपकी गलती थी, फॉर एग्जांपल अनसेफ एक्ट था या अनसेफ कंडीशन थी वहां पर,
तो अगर अनसेफ एक्ट था तो आप में वर्कर्स में जो इन्वॉल्व हैं उनके अंदर क्या कमी है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो एक डिसिप्लिनरी मेजर्स प्रोवाइड करता है जो वर्कर्स वहां पर इन्वॉल्व थे उनके लिए। और जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन जो है वो एक लीगल रिक्वायरमेंट है। लॉ कहता है कि ऑल इंसिडेंट शुड बी प्रॉपरली रिकॉर्डेड एंड इन्वेस्टिगेटेड। देन उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो उसका रीजन भी पता चलेगा और उसके थ्रू जो इंश्योरेंस एजेंसीज के जो क्लेम्स हैं, जो इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट है क्लेम्स के लिए, वो फुलफिल हो जाती हैं कि उनका इंश्योरेंस क्लेम भी आसानी से मिल जाता है। और उसके साथ में जो इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन होता है तो वो हेल्प करता है हम लोगों को कि जो एक्सीडेंट की जो कॉस्ट हुई, जो डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट जो भी होती हैं, वो जितने भी टाइप्स के एक्सीडेंट्स की कॉस्ट हैं उसको कैलकुलेट करने में हेल्प करता है, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन में हर चीज़ वो ओपनली उसको एक्सप्लेन करके बताया जाता है। फिर उसके बाद जो इंसिडेंट हुआ है उसको रिपोर्ट करना, रिपोर्टिंग, जो इंसिडेंट रिपोर्टिंग है उसका क्या रोल होता है, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, देखा आपने बेनिफिट्स देखा कि इन जो भी इंसिडेंट हैं उनको उनको इन्वेस्टिगेट करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या रूल्स हैं। उसी तरीके से रिपोर्टिंग के भी बहुत से इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, बहुत महत्व है। और उसके रिगार्डिंग कहा जाता है कि सेम, जब रिपोर्ट किया आपने तो रिपोर्ट किया तो इन्वेस्टिगेशन हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुआ तो रूट कॉज का पता लगा। रूट कॉज बोलते हैं कि जो मेन कारण है किसी चीज का। जैसे फॉर एग्जांपल एक एक एक्सीडेंट हुआ, फॉर्कलिफ्ट थी, उसने एक आदमी को ठोकर लगाई। तो ठोकर क्यों लगी? क्योंकि ब्रेक फेल हो गई थी। ब्रेक फेल क्यों हुई और खराब ब्रेक वाली फॉर्कलिफ्ट कोई बंदा क्यों चला रहा था? क्योंकि उसने प्री यूज चेक नहीं किया था। जो इंस्पेक्शन था उसमें उसको जो चेकलिस्ट दी गई थी वो प्री यूज चेकलिस्ट, कि यूज करने से पहले इस फॉर्कलिफ्ट को आप चेक करेंगे, तो वो जो है उसने चेक नहीं किया था, अनसेफ एक्ट किया था। और चेक नहीं किया था, उसका रीजन क्या था? कि मैनेजमेंट का सुपरविजन वीक था। यानी सुपरविजन नहीं तो कोई देखने वाला था नहीं, कोई पूछने वाला था नहीं, तो वो बिना चेक करे व्हीकल्स को चलाता था, जिसकी वजह से ब्रेक फेल हुई, नहीं लगी और जाकर के टकरा गई। तो सुपरविजन नहीं था। सुपरविजन क्यों नहीं था? क्योंकि मैनेजमेंट बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं था सेफ्टी को लेकर के, या बहुत मोटिवेटेड नहीं था, लीडरशिप की कमी थी, मैनेजमेंट की फेलियर था। तो जब आपने एक्सीडेंट से देखना शुरू किया तो उसमें बहुत से ऐसे होते हैं जो अंडरलाइंग कॉज होते हैं। अब अंडरलाइंग कॉज क्या था इसमें? फॉर एग्जांपल जैसे कहा ब्रेक का फेल होना अंडरलाइंग कॉज था। और ब्रेक फेल क्यों हुई थी? क्योंकि प्रीचेक नहीं किया गया था, प्रीचेक अनसेफ एक्ट किया उसने। तो ये जो जो इन्वेस्टिगेशन का जो मेन कारण जब पता चला तो देखा कि मैनेजमेंट फेल था। तो मैनेजमेंट फेल जो था वो था रूट कॉज। रूट कॉज के साथ में अंडरलाइन कॉजेज आते हैं बहुत से। अंडरलाइन कॉजेज के बाद में इमीडिएट कॉज होता है। तो मैनेजमेंट फेलियर जो था कि वो मोटिवेटेड नहीं थे, मैनेजमेंट कंसर्न नहीं थे, इसलिए सुपरविजन मेंटेन नहीं किया था। तो जो मैनेजमेंट फेलियर था वो रूट कॉज था उसका। और अंडरलाइन कॉज क्या था? कि सुपरविजन नहीं था, जिसकी वजह से इमीडिएट कॉज आया कि ब्रेक फेल हुई। तो इस तरीके से देखा जाता है कि जब भी इन्वेस्टिगेशन होता है तो उसमें रूट कॉज क्या है, मेन कारण जिसको कहते हैं, फिर अंडरलाइन कॉज क्या है जो कि मेन कारण की वजह से अराइज हुआ है, फिर उसके बाद इमीडिएट कॉज क्या है जो कि अंडरलाइन कॉज की वजह से अराइज हुआ है। तो इस तरीके से सीक्वेंस को हम लोग आइडेंटिफाई करते हुए चलते हैं। तो रिपोर्टिंग ऑफ इंसिडेंट प्लेस इंपॉर्टेंट रोल और द फॉलोइंग रोल। पहले कहा टू प्रिजर्व द एक्सीडेंट सीन फॉर फ्यूचर इन्वेस्टिगेशन। फ्यूचर इन्वेस्टिगेशन को भी प्रिजर्व करता है कि अगर रिपोर्टिंग किया है तो ये इंश्योर हो जाता है कि भाई इस पर इन्वेस्टिगेशन भी होगी। अगर कोई बंदा रिपोर्ट नहीं करेगा तो इन्वेस्टिगेशन हो ही नहीं सकती, क्योंकि रिपोर्ट करेंगे तभी तो मैनेजमेंट को पता चलेगा, तो मैनेजमेंट जाकर के इन्वेस्टिगेट करेगी। फिर रिपोर्टिंग करने के लिए लॉ भी है, तो ये करता है कि टू मीट द लीगल रिक्वायरमेंट टू रिपोर्ट द इंसिडेंट। इंसिडेंट को रिपोर्ट करना लीगल रिक्वायरमेंट है। फिर और क्या करता है? टू ट्रिगर द प्रोविजंस ऑफ फर्स्ट एड ट्रीटमेंट।
फर्स्ट एड ट्रीटमेंट का प्रोविजन भी ट्रिगर करता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फर्स्ट एड ट्रीटमेंट भी बहुत ही अच्छे तरीके से होने चाहिए। तो जैसा कि यहाँ पर बताया कि फिर डिफरेंट लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है, अभी डिस्कस किया हम लोगों ने कि लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन होते हैं, अलग अलग लेवल्स के इन्वेस्टिगेशन होते हैं। कुछ बहुत ही मिनिमम लेवल के होते हैं, कुछ लो लेवल्स के होते हैं, कुछ हाई लेवल के होते हैं। विद रेफरेंस टू HSG 245, इसके डॉक्यूमेंट्स को हमने अभी आपको शेयर किया है, HSG 245 को शेयर किया है। तो इसके रेफरेंस के साथ में बताया गया है यहाँ पर कि किस तरीके से हम लोग किसी भी एक्सीडेंट्स के रिस्क के लेवल को हम लोग चेक करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने रिस्क असेसमेंट में पढ़ा था, ठीक है ना, कि लाइकलीहुड क्या है, सेवरिटी क्या है, पोटेंशियल वर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं एडवर्स इवेंट के, लाइकलीहुड क्या हो सकता है। तो लाइकलीहुड और कॉन्सिक्वेंसेस के साथ में रिस्क का लेवल चेक किया जाता है या बताया जाता है। तो इसीलिए कहा कि डिफरेंट लेवल होते हैं इन्वेस्टिगेशन के, लो, मीडियम, हाई, इस तरीके से। तो वो डिपेंड किस पे करता है, ये किस चीज से आप लेवल को डिसाइड कर रहे हैं कि ये मिनिमम या मिनिमल लेवल का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, या लो लेवल का होना चाहिए, या मीडियम लेवल का होना चाहिए, या हाई लेवल का होना चाहिए। तो जो रिस्क का कैलकुलेशन होता है उसके अकॉर्डिंग ही उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाता है कि रिस्क इसमें हाई था, रिस्क किसी में लो होता है। तो इस तरीके से वो डिसाइड होता है कहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, कहाँ पर टॉप मैनेजमेंट को भेजना चाहिए। देन बेसिक इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन स्टेप्स, एक बेसिक स्टेप्स बताया जाता है किसी भी इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। उसमें से सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है इंफॉर्मेशन को गैदर करना, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना। दूसरा स्टेप होता है एनालाइज द इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन गैदर किया है उसको एनालाइज करेंगे। देन आइडेंटिफाइंग रिस्क कंट्रोल मेजर, रिस्क कंट्रोल मेजर को उसको आइडेंटिफाई करेंगे। और देन द एक्शन प्लान एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन, एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये बेसिक इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन स्टेप्स होती हैं। तो पहली स्टेप्स में बताया गया था कि टू गैदर द इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सीडेंट और इंसिडेंट, जो भी एक्सीडेंट या इंसिडेंट हुआ है उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन को गैदर करना, ये सबसे पहला स्टेप्स होता है किसी भी एक्सीडेंट्स को इन्वेस्टिगेट करने का। तो इंफॉर्मेशन कैसे गैदर कर सकते हैं? थ्रू द ऑब्जर्वेशन ऑफ द साइट और वर्क प्लेस एक्सीडेंट और इंसिडेंट सीन। किस तरीके से करेंगे? बहुत से तरीके बताए गए हैं, इसमें से 3 जो है वो मेन है, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू एंड डॉक्यूमेंटेशन। ऑब्जर्वेशन में आपको खुद ही जाकर देखना पड़ता है कि आप जाएंगे, उस सीन को ऑब्जर्व करेंगे। द सीन ऑफ द इंसिडेंट नीड टू बी अप्रोच एंड फिजिकल एविडेंसेस नीड टू बी गैदर, उसके फिजिकल एविडेंसेस को लिया जाएगा। देन इन्वेस्टिगेटर्स में ऑब्जर्व फॉर एग्जांपल अ पैच ऑफ ऑयल और ए ब्रोकन टूल और ट्रिप्ड ऑफ सर्किट ब्रेकर्स, कुछ भी चीज वो जाकर के फिजिकली ऑब्जर्व कर सकता है उस चीज को, जो कि इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करेगा। सो दिस विल be the vital clues and aid finding out the root cause of the incident। जो वो ऑब्जर्व कर रहा है इंफॉर्मेशन, उसी के आधार पे वो पता लगा सकता है कि इसका रूट कॉज क्या है, मेन कारण क्या है। तो कहा टू एड इन दीज ऑब्जर्वेशन एन इन्वेस्टिगेटर नीड टू कम प्रिपेयर्ड विद अप्रोप्रिएट रिक्वायरमेंट्स। भाई ऐसे ही नहीं जाया जाता है कि ऑब्जर्वेशन करने के हम पहुंच गए वहां पर ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, नहीं, उसके लिए प्रिपरेशन करते हैं। सबसे पहले फिजिकल एविडेंस को मेंटेन रखने के लिए हमारे पास कैमरा होना चाहिए कि सीन को हम कैप्चर कर लेंगे। मेजरिंग टेप हमारे पास होना चाहिए जिसके थ्रू हम मेजर करेंगे, मेजरमेंट करेंगे जहां पर एक्सीडेंट सीन का हुआ है। पेन होना चाहिए, नोटबुक होना चाहिए इसको ऑब्जर्व करने के लिए। स्केच बना सकते हैं, लिख सकते हैं कोई बातें, इंफॉर्मेशन, कि ऐसा ना हो मिस हो जाए। तो ऑब्जर्वेशन पहला ऑप्शन होता है कि हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, है ना। ऑब्जर्व करने के बाद फिर कि किस तरीके का एक्सीडेंट, क्या क्या इंफॉर्मेशन थी, सारी चीज ऑब्जर्व किया। देन इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। तो कहा कि देयर में बी वन और सेवरल विटनेस टू एन इंसिडेंट, एक भी एक्सीडेंट या इंसिडेंट के बहुत से विटनेस होते हैं, बहुत से गवाह होते हैं, उनको इंटरव्यू किया जाता है, उनसे सवाल पूछे जाते हैं। तो सवाल के ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग एक इंफॉर्मेशन हम आपको बताएं
कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के अंदर रोड के ऊपर जब व्हीकल्स चलाई जाती है और फॉर एग्जांपल्स आपकी गाड़ी और हमारी गाड़ी, दोनों लोगों की गाड़ियां जो हैं वो अगर टकरा जाती हैं, तो रूल ये है कि जिस जगह पर गाड़ी टकराई गई है उसको वहीं पर रोक दीजिए ताकि फिजिकल एविडेंसेस मिट ना जाए। आप गाड़ी वहीं पर रोक दीजिए और साइड में जाकर के आप डिपार्टमेंट को बुलाइए, वहाँ के ट्रैफिक पुलिस को, वो आएंगे और आने के बाद क्या करते हैं कि हमको और आपको दोनों को अलग कर देंगे, सेपरेट कर देंगे और आपसे स्टोरी पूछेंगे कि भाई बताइए कैसे क्या हुआ था, आप बताएंगे। फिर दूसरे वाले से पूछा जाएगा आप बताइए क्या हुआ था, कैसे हुआ था, वो बताएंगे। तो दोनों की स्टोरी को लेकर के और फिजिकल एविडेंसेस, कैमरा है और चीजें हैं, टायर के निशान हैं, इन चीजों को देखते हुए और वो इन्वेस्टिगेट करते हैं कि इसमें गलती किसकी थी और जिसकी गलती थी उसके अगेंस्ट में एक्शन वहीं पर ऑन स्पॉट लिया जाता है। तो दूसरा जो तरीका होता है किसी एक्सीडेंट्स को जो इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेट करने से पहले इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का, वो होता है इंटरव्यू लेना। तो जो भी आई विटनेसेस होते हैं या वो खुद बंदा जो कि एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हुआ है, अगर वो लायक है उसके, तो उसको हम लोग इंटरव्यू करते हैं और उससे इंफॉर्मेशन निकालते हैं। अच्छा, इंफॉर्मेशन में क्या होता है कि देयर में बी वन और सेवरल आई विटनेस और विटनेस टू एन इंसिडेंट, इंटरव्यूइंग दीज विटनेस पीपल और प्रोवाइड विद सब्सटेंशियल क्लूज एज टू व्हाट कॉज्ड द एक्सीडेंट। बहुत से इंफॉर्मेशन मिलेगी जिससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में हुआ क्या था वहां पर। तो कहा फॉलोइंग इज द टेक्निक्स टू बी फॉलोड व्हाइल कंडक्टिंग द विटनेस इंटरव्यू। जब भी किसी विटनेस का इंटरव्यू लेंगे तो उसके लिए कुछ फॉलोइंग गाइडलाइंस या कुछ टेक्निक्स को हम लोग फॉलो करेंगे। सबसे पहला क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, इंटरव्यू टू बी कैरिड आउट इन ए क्वाइट रूम अवे फ्रॉम द एक्सीडेंट स्पॉट सो दैट देयर कैन बी प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस विद द मिनिमम डिस्ट्रक्शन। तो कहा कि एक साफ सुथरी या नीट एंड क्लीन जगह होनी चाहिए जहां पर वो आराम से बैठ करके बात कर सके और आराम से पीसफुल होना चाहिए, नीट एंड क्वाइट होना चाहिए, किसी तरीके का डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। देन द इंटरव्यूअर शुड देन इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, अपने आप को प्रॉपर तरीके से बताएगा, अपना अपना पर्पस बताएगा प्रॉपर तरीके से, है ना, इंटरव्यू के तरीके बताएगा, फेस फाइंडिंग मिशंस पे हमेशा मोड पे एक्टिवेट रहेगा। तो इस तरीके से फॉल्ट फाइंडिंग को जज करता रहेगा कि क्या झूठ बोल रहा है, क्या सही बोल रहा है, इसके आधार पे पता करने की कोशिश करता है कि यहाँ पर क्या हुआ था। देन द इंटरव्यूज टू बी रिकॉर्डेड एंड साइन, वो इंटरव्यू जो है उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, है ना, उसके बाद देन साइन किया जाएगा, सेशन जब रिकॉर्ड हो जाएगा उसको। देन द इंटरव्यू शुड बी कैरिड आउट यूजिंग द ओपन एंडेड क्वेश्चंस। हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चंस को आप यूज करके इंटरव्यू करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट, क्या, वेयर, कहाँ, व्हाई, कैसे, एक्सेट्रा। तो आप उस पर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछेंगे, क्या हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ये चीजें। फिर ऑब्जर्वेशन में देखा जाता है कि द इंटरव्यूअर शुड कीप एन ओपन माइंड एंड नॉट जंप फ्रॉम कंक्लूजन। ओपन माइंड से वो जो है वो कैरिड आउट करेगा और उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखेगा। तो कहा इंटरव्यूअर शुड कीप एन ओपन माइंड एंड नॉट जंप इनटू कंक्लूजन। जंप नहीं करेगा कि फाइनल वही कर दिया उसने कि हाँ हाँ ठीक है ऐसा हुआ, ऐसा हुआ नहीं। तो कहा एंड द इंटरव्यू बाय थैंकिंग द विटनेस, विटनेस को थैंक करते हुए आप बताइए। देन होता है डॉक्यूमेंटेशन। फिर रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंटेशन को हमेशा रिफर किया जाता है। सब्सटेंशियली फिजिकल या वर्बल एविडेंसेस होते हैं तो उसको रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है, रिकॉर्ड को रखा जाता है। तो रिकॉर्ड कुड बी वेरिड एंड एग्जॉस्टिव डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एक्सीडेंट। एक एक्सीडेंट से दूसरे एक्सीडेंट्स की रिपोर्ट अलग होगी, है ना, डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट की नॉलेज अलग है, डिफरेंट का एक्सपीरियंस अलग है, तो उस तरीके से सबके अलग अलग मिलेंगे। तो रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स विल हैव टू बी रिफर्ड टू एज टू सब्सटेंशियल द फिजिकल एंड वर्बल एविडेंसेस विद रिटन रिकॉर्ड्स के साथ में वो दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू भी जो है वो इंफॉर्मेशन ली जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल्स यहाँ पर बताया गया द रिलेवेंट पॉलिसीज क्या है ऑर्गेनाइजेशन की, फिर एम्प्लॉयज ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स क्या है, मेंटेनेंस रिकॉर्ड क्या है, सिकनेस एंड एब्सेंटिज्म रिकॉर्ड्स क्या है, रिस्क असेसमेंट क्या है, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क क्या है, प्लांट जो साइट प्लान से साइट प्लान से एंड लेआउट है उसका कोई रोल तो नहीं है इसमें,
एक्टिव मॉनिटरिंग रिकॉर्ड्स को देखा जाता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, गैदर द इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर लेते हैं, गैदर कर लेते हैं, ठीक है। देन उसके बाद जब इंफॉर्मेशन हमको मिल जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। इंफॉर्मेशन मिलने के बाद जब हम लोग ऑब्जर्व कर लिया तो एनालाइज करेंगे उस इंफॉर्मेशन को कि वो ठीक भी है कि नहीं ठीक है, सही है कि नहीं सही है, कौन सी बात कहाँ पर फिट होती है। तो इसके रिगार्डिंग क्या होता है, द कॉजेज ऑफ इंसिडेंट आर मोस्टली कॉमन डिवाइडेड इनटू इमीडिएट कॉज, अंडरलाइन कॉज एंड रूट कॉज। 3 कारण होते हैं एक्सीडेंट के। रूट कॉज जो होता है जैसा बताया कि मैनेजमेंट की फेल्योर होती है। अंडरलाइन कॉज क्या होता है, उस रूट कॉज की वजह से जो इम्पोज हुआ है कॉज, उसको हम लोग अंडरलाइन कॉज कहते हैं। और इमीडिएट कॉज जो उसका फाइनल है, जैसा कि अभी एग्जांपल दिया था कि ब्रेक नहीं लगी, तो ब्रेक क्यों नहीं लगी, तो बोला कि जो है वो कुछ गड़बड़ी थी उसके अंदर। तो क्या गड़बड़ी थी, तो इससे पहले चेक नहीं किया गया था, तो प्री इंस्पेक्शन चेक क्यों नहीं हुआ था उस व्हीकल्स का, उस गाड़ी का। तो प्री इंस्पेक्शन ना होने का सुपरविजन रीजन था कि वहां पर कोई खड़ा होकर के पूछने वाला नहीं था, वो जैसे तैसे किया उन्होंने और उसके बाद निकल गए इंस्पेक्शन किए बिना। और उसके बाद फिर वो वहां पर सुपरविजन क्यों नहीं था, क्योंकि मैनेजमेंट का फेलियर था, मैनेजमेंट फेल था। तो मैनेजमेंट फेलियर जो है वो समझ लीजिए तो रूट कॉज है। ब्रेक का हल्का लगना या ना लगना, उसको आइडेंटिफाई करना, ये अंडरलाइन कॉज है। प्री चेक यूज नहीं करना, तो ये सारे के सारे अंडरलाइन कॉज हैं। और लास्ट में ब्रेक ना लगना वो आपका इमीडिएट कॉज है। इमीडिएट जैसे कि तुरंत, उसका नाम ही क्लियर करता है, इमीडिएट का मतलब सडनली, जल्दी से, ठीक है। तो